नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास में एक नया टॉपिक, गुप्त वंश। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है वो एक ऐप है, शेखावाटी का प्रसिद्ध ऐप पेपरपुर ऐप। तो उस पेपरपुर ऐप में भी आप मेरे वीडियो पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आप उसे डाउनलोड जरूर कर लें। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में कौन कौन से पर्सन है जो परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गुप्त वंश को एक तो हमें याद रखना है कि जो इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बाद जो शक्ति क्षीण हुई थी, समाप्त हुई थी, कमजोर हुई थी, उसको पुनः गुप्तों ने प्राप्त किया। यानी गुप्त वंश में वो शक्ति दोबारा प्राप्त की गई। तो ये ध्यान में रखना, गुप्त वंश में सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वो बहुत अधिक होने के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, स्वर्ण युग। तो ये हमें याद रखना है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश के, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद देखिए, जो गुप्त वंश है इनकी जो राजधानी थी वो अपने याद रखना पाटलिपुत्र। ये याद रखना कि गुप्तों की जो राजधानी है वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। हालांकि इससे पहले अयोध्या भी इनकी प्रारंभिक राजधानी होना बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक पाटलिपुत्र ही इनकी राजधानी रही। इसके बाद देखिए, जो गुप्त वंश है उसके बारे में कुछ विद्वानों के मत है कि गुप्त वंश के जो शासक है वो किस जाति से थे, किस वर्ग से थे। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक इतिहासकार आता है केपी जायसवाल। याद रखना, केपी जायसवाल। तो केपी जायसवाल जो है वो ये कहता है कि ये शूद्र थे। शूद्र इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए कि ये शूद्र थे। इसी तरह से हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, ये जो है ये इनको बताते हैं कि ये जो गुप्त वंश के शासक थे ये ब्राह्मण थे, ये बताते हैं हेमचंद्र राय चौधरी। इसके अलावा देखो, एलन अल्तेकर, ये अलग अलग है, अल्तेकर और रोमिला थापर, ये जो इतिहासकार हुए हैं ये बताते हैं कि ये वैश्य थे, यानी बणिये थे ये। तो वैश्य बताते हैं ये एलन अल्तेकर और रोमिला थापर। इसके अलावा आरसी मजूमदार, यानी रमेश चंद्र मजूमदार, तो ये इतिहासकार हुए हैं मजूमदार। और इसके अलावा गौरी शंकर ओझा, ये भी हमने पढ़ा है, गौरी शंकर ओझा। ये जो है ये बताते हैं कि ये जो क्षत्रिय थे, क्या थे? ये क्षत्रिय थे। जो गुप्त काल के शासक थे वो क्षत्रिय थे। तो इस तरह से हमने पढ़ा। इसमें सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक मान्य मत है वो क्षत्रिय होना है, यानी ये क्या थे? क्षत्रिय थे। अब हम पढ़ेंगे, देखिए जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो हमें याद रखना है। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ये याद रखिए, इनके संस्थापक श्रीगुप्त। और इनका शासन काल रहता है 240 से 280 ईस्वी तक। ये ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक, ये याद रखना। तो 240 ईसा से 280 ईसा तक का राज रहता है श्रीगुप्त का। तो संस्थापक कौन थे? हालांकि श्रीगुप्त का बहुत कम इतिहास आता है। कई बार तो गुप्त काल को शुरू करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, क्योंकि वास्तव में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इसकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाया था। तो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त की बात यह आती है कि एक चीनी यात्री आता है इत्सिंग। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। ये बात आती है कि इसने महाराजा की उपाधि धारण की, ये बात आती है इसमें मोस्ट, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली बात जो है, श्रीगुप्त के बाद में एक अगला शासक आता है, इसका पुत्र, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच ये जो है ये अगला शासक आता है, और इसका शासनकाल रहता है 280 से लेकर 319 ईस्वी तक। ये शासनकाल रहता है घटोत्कच का। और घटोत्कच में भी कोई ज्यादा विशेष नहीं आता, इसमें भी दो बातें आती है। एक तो ये कह रहे हैं कि इसने भी अपने पिता की तरह महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की, एक तो ये बात आती है इसमें। और इसके अलावा एक चीज ये आती है घटोत्कच में कि इसके समय में, यानी गुप्तों के समय, जो लिच्छवी वंश है, लिच्छवी वंश बहुत ही महत्वपूर्ण था।
तो राजकाज को मजबूत करने के लिए या तो लिच्छवी वंश का दमन किया जाए या उनसे दोस्ती स्थापित करना जरूरी था। तो गुप्त लिच्छवी संबंधों की जो शुरुआत, इससे पहले ये विरोधी थे आपस में, तो गुप्त लिच्छवी जो संबंध है वो याद रखिए उनकी शुरुआत घटोत्कच के काल में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो शासक आता है गुप्त वंश का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। आप जब भी किताब पढ़ोगे तो शुरुआत वहां से करते हैं, हालांकि संस्थापक बता देते हैं श्रीगुप्त। अब इससे अगला जो शासक आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका शासनकाल रहता है 319-20 से लेकर के 335 तक का शासनकाल रहता है चंद्रगुप्त प्रथम का। हालांकि आप ये तिथियां ज्यादा जरूरी नहीं याद करना, लेकिन आप इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम की देखो बड़ी बात ये है, एक तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत की, गुप्त संवत, और ये गुप्त संवत जो है ये 319-20 से ही शुरू हुई है, ये याद रखना। तो गुप्त संवत की शुरुआत की जब इसने राज्यारोहण के अवसर पर, तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। और ये गुप्त संवत देखिए एक आती है शक संवत, ये भी आपने पढ़ा होगा, शक संवत 78 ईस्वी में आती है। तो इन दोनों के जो मध्य अंतर है वो 241 वर्षों का अंतर है, ये याद रखना। शक संवत और जो ये गुप्त संवत, इनके मध्य का जो अंतर है वो आप याद रखिए 241 वर्षों का अंतर है। अब इसके बाद देखो अगली बात हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसने और क्या किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत हमने पढ़ लिया। इसके आगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी आता है समुद्रगुप्त। इसने अपने जीवित अवस्था में ही समुद्रगुप्त को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक इसी की बात यह आती है कि इसने रजत मुद्राएं सबसे पहले इसने शुरू की। रजत मुद्राएं जो है वो इसी ने शुरुआत की है, रजत मुद्राओं की किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम में और भी बड़ी बात यह है कि जो हमने पढ़ा कि गुप्त लिच्छवी संबंधों की शुरुआत ये हो जाती है घटोत्कच के काल में। और इसके काल में एक लिच्छवी राजकुमारी है, लिच्छवी राजकुमारी है, और वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, तो इसके बाद जो लिच्छवी वंश के शासक हैं, लिच्छवी वंश के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम का साथ दिया। और इस कारण से इतिहास में इसका जो काल है बहुत ही सफल काल कहलाता है। इसमें देखिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है भाई, चंद्रगुप्त प्रथम को। ये हमें याद रखना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसकी एक बात चाहिए और लिख लो आप, वैसे स्पष्ट हो भी चुकी कि प्रथम प्रतापी शासक। ये याद रखिए आप कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो न तो श्रीगुप्त था न घटोत्कच था। इसमें जो प्रथम प्रतापी शासक आता है वो चंद्रगुप्त प्रथम था, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करके और अपने राज्य का विस्तार किया, अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का काम किया। अब देखो अगली बात देखेंगे हम। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल रहता है वो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक रहता है। कुछ इतिहासकार 380 तक भी इसका कार्यकाल मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान है वो 375 तक इसका कार्यकाल मानते हैं। देखिए समुद्रगुप्त जो है इसके बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। एक तो इसको देखो कवि राजा कहा गया है, ये हमें याद रखें, कवि राजा यानी कवियों में राजा खुद कवि भी था। एक ये देखो संगीतज्ञ था, महान संगीतज्ञ था। एक देखो वीणा वादन में ये बिल्कुल वीणा वादन में कुशल प्रवीण था। ये वीणा वादन में इसके जो सिक्के हैं उसमें वीणा वादन करते हुए इसको दिखाया गया है। एक इसको देखिए ध्यान से,
विक्रमांक भी कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको भी विक्रमांक कहा गया है। इसके अलावा जो इसको अश्वमेघ यज्ञ करता, अश्वमेघ यज्ञ करता भी इसको कहा गया है, यह हमें ध्यान रखना। तो अश्वमेघ यज्ञ करता इसको कहा गया है। और 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है इसको, 100 युद्धों का विजेता। तो जितने युद्ध किए उतने अश्वमेघ यज्ञ इसने किए, तो 100 युद्धों का विजेता भी किसको कहा जाता है, इसको समुद्रगुप्त को। अब देखिए इसी उपलब्धियों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बड़ी बात यह है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये अच्छे से आप याद रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट का आपने सुना होगा, जो विजय के लिए प्रसिद्ध था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा, ये विंसेंट स्मिथ ने ये कहा। ये भी याद रखिए कि इसको भारत का नेपोलियन वी.ए. स्मिथ या विंसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार जो है, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा। अब देखिए इसकी जो उपलब्धियां हैं, जो विजेता थे इसमें, जो उसकी जो उपलब्धियां, उनका वर्णन जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति, ये अच्छे से याद रखिए, प्रयाग प्रशस्ति। और इसको इलाहाबाद प्रशस्ति बोलते थे, इलाहाबाद। अब तो हालांकि इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही कर दिया है, तो यही ज्यादा सही है। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। एक लंबी बात, दूसरी बात देखिए इसमें कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी भाषा कौन सी है, ये याद रखिए, संस्कृत। और ये भी साथ साथ याद रखिए, गुप्तों की जो भाषा थी वो भी संस्कृत थी। गुप्तों की जो भाषा थी वो भी संस्कृत थी, तो याद रखना संस्कृत इनकी भाषा थी। और ये चंपू शैली में लिखा गया है, ये चंपू शैली में लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति। देखो प्रशस्ति होती प्रशंसा पत्र, तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहलाती। चंपू शैली यानी गद्य और पद्य दोनों हो, जिसमें कविता के रूप में भी हो और लेखन के रूप में भी हो, उसको बोलते हैं चंपू शैली। और इस प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो थे हरिसेन, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के जो रचयिता है वो हरिसेन थे, याद रखिए। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है पहले कौशाम्बी में थी, और इसको अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। इसके बाद इलाहाबाद प्रशस्ति इसको कहा जाने लगा। तो ये हरिसेन इसके रचयिता थे, ये आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखो समुद्रगुप्त के बाद, तो समुद्रगुप्त में एक बड़ी बात और देखिए, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी बोलिए या शक्तिशाली बोलिए, तो सबसे प्रतापी शासक, देखिए दोनों बातें याद रखिए। मैंने पहले लिखा प्रथम प्रतापी शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन सबसे प्रतापी शासक जो है वो कौन था, वो था समुद्रगुप्त, याद रखिए। तो समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक हुआ है किसका, गुप्त वंश का। अब देखो इसके आगे, ये इनके नाम है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका जो कार्यकाल है वो भी हमें याद रखना है। ये 375 था ना, यहां आ जाएगा 380। मैं बताऊंगा ये 80 क्यों आया। तो 380 से लेकर के और ये 412 तक इसका कार्यकाल रहता है, ये हमें याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अब देखो ये कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसके और चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बीच एक निर्बल शासक था। इतिहास में याद रखिए उन्हीं शासकों का नाम आता है जो कुछ धारा से विपरीत हटकर करते हैं, उन्हीं का इतिहास में नाम होता है। जो साधारण तरीके से कोई जीवन जीता है वो तो अपने दादा परदादाओं ने जिया है, उसको इतिहास में कोई याद नहीं रखता। तो निर्बल शासक था जिसका नाम था रामगुप्त, ये आता है रामगुप्त।
यह आप अच्छे से याद रखिए। और इस कारण से ये 5 साल उसको दिए जाते हैं। तो रामगुप्त एक निर्बल शासक था जिसके बारे में ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस रामगुप्त की एक पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, जिसने अपने की इसमें आया भी करती किताब में ध्रुव स्वामिनी के नाम से हिंदी की पुस्तक। तो ध्रुव स्वामिनी जो इसकी पत्नी थी, तो कहते हैं कि जब विरोधी शासक ने इस पर हमला किया तो उसने एक मांग की, या तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या अपनी पत्नी दे दो। तो इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया और इससे क्रुद्ध होकर इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसने लड़ाई लड़ी और इसके बाद रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव स्वामिनी से शादी करके खुद शासक बना। तो ये बातें तो मैं बता रहा हूं कि रामगुप्त एक निर्बल शासक था जिसका इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हमें चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, तो सबसे पहले देखिए सकारी, इसको कहा गया है सकारी। सकारी देखो क्यों कहा गया है कि शकों का दमन करने के लिए। शक जो है शकों का दमन, इसने शकों का दमन किया। सकारी यानी शक प्लस अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो शकों का दुश्मन, तो शकों का दमन किया इसने, इसलिए इसको सकारी कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। इससे अगली बात देखो, इसने विक्रमादित्य की उपाधि है। विक्रमादित्य ये क्या है, एक उपाधि है और इस उपाधि को इसने हासिल किया। तो आप ये ध्यान रखिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में 14 शासक हुए हैं। याद रखिए अब तक कितने हुए हैं, कुल 14 शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि एक प्रकार से जो महान शासक होते थे वो धारण किया करते थे। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि 14वां या अंतिम जो शासक था वो कौन था। वो आप याद रखिए हेमू, जिसका नाम सुना हेमू या हेमचंद्र, ये याद रखिए हेमू या हेमचंद्र। ये कहते हैं रेवाड़ी जो हरियाणा में है, उनका एक वैश्य था, बढ़िया था, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। ये अच्छे से याद रखिए, हेमू हेमचंद्र दिल्ली गद्दी बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था और ये 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसके बाद किसी ने नहीं की। और ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है 1556 में, याद रखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में और दूसरा 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, इस युद्ध में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। ये घायल हो गया था, उसके बाद अकबर ने इसकी गर्दन काट दी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना कि 14वां अंतिम शासक कौन था। इससे अगली बात देखेंगे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कि चंद्रगुप्त की जो विजय का वर्णन है वो आप याद रखिए मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली ये दिल्ली के पास है, मेहरौली स्तंभ लेख, ये अच्छे से याद रखिए। इसमें इसकी विजयों का वर्णन मिलता है। किसकी विजयों का वर्णन मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। मेहरौली जो स्तंभ लेख है ये दिल्ली के पास है और इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्लस शक राजा रुद्र तृतीय, ये तीनों याद रखना है कि इसमें किसके युद्ध का वर्णन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और शक छत्रप, शक राजा रुद्र तृतीय, ये द्वितीय ये तृतीय के युद्ध का वर्णन है। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र तृतीय को बुरी तरह से हराया। एक बड़ी बात और बता रहा हूं, मेहरौली लोह स्तंभ लेख में यह लोहे का एक खंबा है, लोहे का स्तंभ है जो हजारों सालों से खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी वर्षा सहन करते हुए खड़ा है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा। तो जंग रहित लोहे का विश्व में पहला प्रमाण है। इससे पहले जर्मनी अमेरिका ने यह श्रेय लिया कि जो जंग रहित लोहा हमने बनाया, लेकिन जैसे मेहरौली लोह स्तंभ का जांच किया गया तो हमारे पास ये टैग हुआ कि जंग रहित लोहा उस समय हमने बना लिया था, आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये आप अच्छे से याद रखिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गुप्त काल की। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात पढ़ रहे हैं हम। इसके नवरत्न थे इसके दरबार में, ये भी याद रखें, नवरत्न इसके दरबार में थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसमें कालिदास जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसकी रचनाएं, इसके 2 भाग बनाए मैंने, गुप्त वंश का पहला भाग और दूसरा भाग। दूसरा भाग जल्दी लेके आएंगे, ये पहला भाग है। तो कालिदास जो है उसमें कालिदास प्रमुख था और एक है वराह मिहिर, और वराह मिहिर जो था ये एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, ये याद रखिए।
तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरह से आगे चल करके अकबर के भी दरबार में नवरत्न है, तो पहले इसमें नवरत्न थे जिसमें कालिदास और वराह मिहिर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और आती है इसमें कि इसके दरबार में, किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, और एक प्रथम चीनी यात्रा है जिसका नाम था फाहियान। ये अच्छे से याद रखना कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो आपका उत्तर होगा फाहियान। और फाहियान इसके काल में आया, और फाहियान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है फो क्यो की। ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है फो क्यो की या फाके की, आप याद रख लीजिए, फाहियान फाके की। हैंसांग आगे पढ़ेंगे तो उसका सीयू की। तो ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है फाहियान। तो ये भारत आया था किसी काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पहला चीनी यात्री है फाहियान। इसके आगे देखिए हम पढ़ेंगे कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसके हमने पढ़ लिया कि इसकी उपलब्धियां जो है वो किस में मिलती है, महरौली लोह स्तंभ लेख में मिलती है। फाहियान इसके दरबार में आया, और ये याद रखना समुद्रगुप्त के बाद दूसरा प्रतापी शासक था, ये याद रखना। देखिए समुद्रगुप्त के बाद दूसरा सबसे प्रतापी शासक। देखिए तीन बात आ गई। प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद दूसरा सबसे प्रतापी जो शासक बोला जाता है वो कौन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये याद रखना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ये याद रखना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी, नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा, ये याद रखना, कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से विवाह किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपना शासन को और मजबूत किया। तो ये बात हुई किसकी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और इनसे रिलेटेड कुछ अगर शेष रहा है तो उनको प्रश्नों के रूप में हम दूसरे भाग में लेकर के जल्दी ही आएंगे। अब देखो इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त जो है, देखो इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि इस देवराज, देवश्री और देवगुप्त, ये तीनों इसी के नाम से, ये एच स्टेट हरियाणा वाली परीक्षा में आया हुआ है कि देवगुप्त, याद रखना, देवराज, देवराज और देवश्री, इनकी उपाधि धारण की किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात है। अब आ जाओ कुमारगुप्त में। कुमारगुप्त में आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कुमारगुप्त कौन था, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र। और इसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य इसको कहा जाता है। किसको, कुमारगुप्त को, क्योंकि ये इसकी उपाधि थी। तो श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य और अश्वमेघ महेंद्र, ये इसको कहा जाता है, किसको, कुमारगुप्त को। ये आप अच्छे से याद रखिए। अब देखो इससे आगे कुमारगुप्त की बातें पढ़ेंगे हम। कुमारगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारियां मिलती है कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो था गरुड़, ये याद रखिए, गुप्तों का राजकीय चिन्ह था गरुड़, और इसकी जगह इसने कर दिया मयूर। यानी कुमारगुप्त के बाद से जो गुप्तों का राजकीय चिन्ह था वो मयूर हो गया। एक बड़ी बात ये कुमारगुप्त के काल में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सब प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नालंदा, विश्व का पूछे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, और भारत का पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, ये कुमारगुप्त के समय बना, और इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। ये याद रखिए, ऑक्सफोर्ड, मैं लिखा रहा हूं ये, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, यानी इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था ये महायान बौद्ध। ये आप अच्छे से याद रखिए, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके आगे देखिए कुमारगुप्त की बड़ी बात ये बता रहा हूं
कि सर्वाधिक अभिलेख मिले इसके। याद रखिए, सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो किसके मिले? कुमारगुप्त के। देखिए इसमें दो क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं आपको। जब हमने अशोक महान पढ़ा मौर्य साम्राज्य में, तो मैंने कहा कि सबसे पहले लिखित अभिलेख छोड़ने वाला, लिखित अभिलेख जो छोड़े वो किसने छोड़े? अशोक ने। और सर्वाधिक अभिलेख मिले किसके? गुप्त वंश के कुमारगुप्त के। ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि कुमारगुप्त और ये वो अशोक मौर्य। तो देखो मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है, गरुड़ से मयूर इसने राजकीय चिन्ह किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई, और ऑक्सफोर्ड और महायान बोध इसको कहा जाता है। सर्वाधिक अभिलेख इसके मिले। अब देखो इसके बाद कुमारगुप्त के बाद जो है शासक बनता है वो हमें याद रखना है, कौन? स्कंदगुप्त। ये याद रखिए, स्कंदगुप्त। ये जो है ये इससे अगला शासक है कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो है इसकी जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसके जो भी विजय वर्णन है स्कंदगुप्त की बड़ी बात यह है कि इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ। देखिए कई बार यह रहता है हूणों का आक्रमण। हूणों का जो आक्रमण है इसके अंतिम समय में, कुमारगुप्त के अंतिम समय, और जो स्कंदगुप्त है इसके शुरुआत में हूणों का आक्रमण हुआ और इसने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हूणों के आक्रमण को इसने और जो है वो विफल कर दिया। इसी तरह शकों के जो आक्रमण है, तो शकारी किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो उसने शकों पर विजय प्राप्त की, इसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त की एक बड़ी बात ये आती है कि जो आपने पढ़ा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील जो है उसका पुनरुद्वार करवाया इसने, मरम्मत करवाई इसने। देखिए इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमने पढ़ा उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने और सौराष्ट्र के किसानों के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसकी मरम्मत करवाई स्कंदगुप्त का एक राज्यपाल था और उसका नाम था पर्णदत्त। तो पर्णदत्त को ये जिम्मा दिया गया। पर्णदत्त ने अपने पुत्र था उसका नाम था चक्रपालित। तो कई बार पर्णदत्त नाम नहीं आए तो चक्रपालित को कर देना। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र था, इसने अपने पुत्र की देखरेख में इसकी मरम्मत करवाई। किसकी? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसके बाद देखो स्कंदगुप्त की बात यह है कि ये अंतिम महान शासक था, अंतिम प्रतापी शासक था। देखिए ये तीनों चारों बात आपकी याद रखिए कि पहला प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे प्रतापी शासक आप याद रखिए समुद्रगुप्त, दूसरा प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त। तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। और अब हम अंतिम जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिए अंतिम शासक है वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। तो इस तरह दोस्तों इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी आपसे नहीं पूछेंगे। तो ये इनके शासक हुए और इनसे रिलेटेड जो इनके राजकीय प्रशासन था, जो इनकी व्यवस्थाएं थी, उनका मैं अलग से टॉपिक लेके आया हूं। जो क्वेश्चन इसमें से भी बचे हुए हैं वो क्वेश्चन भी उसमें समाहित करेंगे दूसरे भाग में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप मेरे वीडियो, और इसको पसंद आने पर इसको लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।